क्या पढ़ा रहे थे? पीछे क्लास को सवाल बताए, फैमिली ऑफ लाइन्स ही बता रहे थे ना। अब फैमिली ऑफ लाइन्स हमको लगता है समझ में आ गया हो, या अभी भी नहीं आया समझ में? फिर गप कर रही है, कितना हंसती है, कितना गप जाती है। गप करने वाला टीचर साथ ही नहीं बैठा है, और दो सबसे अच्छे दोस्त कभी साथ में नहीं बैठा है पढ़ाई के मामले। बाकी जगह रहो साथ, पढ़ाई करते समय साथ नहीं हो, ठीक है। इससे डिस्टर्बेंस होगा आपको भी, सबको डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। देखिए ये देखिए पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है। इसका इक्वेशन है L1 बराबर 0, ये साइड का इक्वेशन है ना। ये साइड का इक्वेशन है L2 बराबर 0, और ये साइड का इक्वेशन है L3 बराबर 0, और ये साइड का इक्वेशन है L4 बराबर 0। बस वही रहे। अच्छा, L1 L3 पैरेलल है और L2 L4 पैरेलल है, ठीक है। L1 L3 पैरेलल है और L2 L4 पैरेलल। ये पैरेललोग्राम है। आपको डायगोनल का इक्वेशन निकालना है। जैसे मान लीजिए ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, और ये वर्टेक्स C है, और ये वर्टेक्स B है, ठीक है। और उसी तरह से ये डायगोनल AC आ जाएगा और दूसरा डायगोनल BD आ जाएगा, ठीक है। एक डायगोनल क्या जाएगा AC और एक डायगोनल आएगा BD, ठीक है। अभी मान लेते हैं आपको डायगोनल का इक्वेशन निकालना है, तो डायगोनल का इक्वेशन निकालने के लिए लोग करते क्या है, पॉइंट A निकाल लेते हैं, किसको सॉल्व करके L1 L4 को सॉल्व करके और L2 L3 को सॉल्व करके ये दो पॉइंट आ जाता है। अब ये दो पॉइंट आएगा तो 2 पॉइंट कौन से इसी का इक्वेशन लिखा जाएगा। मैं डायगोनल का इक्वेशन लिखूंगा, बट हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना विदाउट फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसान नहीं होता, बड़ा लंबा काम है। आपको 4 बार इंटरसेक्शन करना होगा, ये पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए। इसके लिए आपको ये दोनों को सॉल्व करना होगा, इस पॉइंट के लिए आपको ये दोनों लाइन को सॉल्व करना होगा, ये पॉइंट के लिए आपको L2 L3 जब सॉल्व करना होगा, ये पॉइंट को आपको L3 और L4 को सॉल्व करना। बट ये पैरेललोग्राम में काम करेगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटरल में डायगोनल के लिए नहीं काम करेगा, ये सिर्फ काम करेगा किसमें, पैरेललोग्राम, ठीक है। विदाउट यूजिंग वर्टिसेस, वर्टिसेस हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। अभी मान लेते हैं हमको डायगोनल इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC लिखना है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा L1 L4 AC लिखना है। इसका इक्वेशन आ जाएगा आपको L1 L2 माइनस L3 L4 बराबर AC का इक्वेशन अगर लिखना है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा L1 L2 माइनस L3 L4 बराबर। ये कैसे होगा पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हमने क्यों लिखा, सबसे पहले तो ये समझो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज इसका इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3y और -1 बराबर 0। ये लाइन पैरेलल है, इसका इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3y -5 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। ये लाइन का इक्वेशन लिखते हैं x + y + 1 बराबर 0, और ये लाइन दोनों पैरेलल है, इसका इक्वेशन लिखते हैं x + y + 1 बराबर, ऐसा लिखिए। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसी तरह का इक्वेशन लिखाएगा, समझ में आता है।
दो लाइन पैरेलल होता है तो क्या होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ चेंज होता है कौन, कांस्टेंट। ठीक है, कहाँ कांस्टेंट, अच्छा यहाँ माइनस वन करो, यहाँ क्या करो, ठीक है माइनस वन क्या है ना। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने AC का इक्वेशन ये लिखा है, तो AC का इक्वेशन ये लिखा है तो इसका मतलब है कि इसके द्वारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा वो तो हम डिसाइड कर लेंगे, बट इसके द्वारा जो भी पाथ बनेगा वो पाथ A और C से पहले पास करना है, समझ लो। अगर A और C से इसका पाथ, इसके द्वारा जो पाथ फॉलो होगा, अगर वो पाथ पॉइंट A और C से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो AC से गुजरने वाला कोई भी पाथ का इक्वेशन होगा, बट वो लाइन कब होगा वो भी हम डिसाइड कर लेंगे। पहले हम ये डिसाइड करेंगे इसके जो इससे जो इक्वेशन क्रिएट हो रहा है उसका जो पाथ फॉलो होगा वो जो A और C से पास होगा। ये कैसे डिसाइड होगा सोचो, अगर A का कोऑर्डिनेट इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता और C का कोऑर्डिनेट भी इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता, समझ में आ रहा बात। A का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट अगर ये पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो इसके द्वारा जो भी पाथ बनेगा वो A और C से गुजरेगा। अब वो लाइन ही होगा एग्जैक्टली, क्योंकि इसी लाइन है, वो लाइन ही एग्जैक्टली होगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि इसके द्वारा जो पाथ क्रिएट होगा वो A और C से गुजरता है, समझ लो बात को। तो पॉइंट A पे कौन कौन सा लाइन का वैल्यू 0 हो जाएगा बताओ। पॉइंट A से कौन सा लाइन गुजर रहा है, L1 और L4, तो पॉइंट A के लिए L1 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, 0 इंटू समथिंग क्या देगा 0। अच्छा पॉइंट C के लिए कौन 0 हो जाएगा, L3 और L2, पॉइंट C के लिए कौन 0 हो जाएगा, L2 और L2। तो यहाँ देखो पॉइंट C की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पहले A के लिए देखते हैं, यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे देखो A पे कौन कौन 0 हो रहा है बताओ, L1 और L4 0 हो रहा है। हाँ देखो A के लिए L1 0 हो गया, यहाँ पे L4 0 हो गया, तो ये 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 बराबर 0 आ गया। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि इसका जो भी ग्राफ होगा A से गुजरेगा। फिर देखो C के लिए अगर बात करें तो C पे 0 हो रहा है L2 और L3, तो L2 0 हो गया, 0 गुना समथिंग 0 हो जाएगा, और 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब C का भी कोऑर्डिनेट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका जो भी ग्राफ होगा वो जरूर A और C से गुजरेगा। अब वो लाइन ही होगा एग्जैक्टली, कैसे, लाइन का इक्वेशन क्या होता है 1 डिग्री। अगर इसका रिजल्टेंट 1 डिग्री का फोटो है, अगर इसका रिजल्टेंट 1 डिग्री का फोटो है, मतलब 1 डिग्री का इक्वेशन है, तो पक्का ये स्ट्रेट लाइन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन कोई और नहीं होगा, क्योंकि A और C से गुजरने वाला दूसरा कोई लाइन नहीं है, वो AC है। तो ये तो डिसाइड हो गया कि A और C इसके पाथ को फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा समझ में आ रहा है, क्योंकि A का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है और C का भी कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई, क्योंकि A पे कौन कौन 0 बन रहा है, L1 और L4, C पे कौन कौन 0 बन रहा है, L2 और L3, क्योंकि C से L2 L3 गुजर रहा है, A से गुजर रहा है L1 और L2। क्लियर है। अब तुम देखो L1 इंटू L2 तुम मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ देखो x इंटू एक्स, L1 इंटू L2 है, हाँ L1 इंटू L2, यहाँ देखो ये देखो 2x स्क्वायर, ये दोनों का गुना आएगा, यहाँ से ये दोनों का भी गुना आएगा 2x स्क्वायर, घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर कट जाएगा। हमको बेसिकली क्या है ना, ये लीनियर है, ये लीनियर, ये लीनियर, ये लीनियर, दो लीनियर का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 2 डिग्री का आएगा, तो ये फोटो भी 2 डिग्री का, ये फोटो भी 2 डिग्री का, बट अल्टीमेटली रिजल्ट हमको 1 डिग्री का चाहिए। इसका मतलब इस इक्वेशन में जितना भी 2 डिग्री वाली टर्म है वो सारा कैंसिल होगा, वो सारा कैंसिल होना चाहिए। तो 2 डिग्री वाला टर्म कौन कौन होता है, एक्स स्क्वायर टर्म, वाई स्क्वायर टर्म और एक्स वाई। अगर ये दोनों रिजल्ट में इससे जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म, वाई स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाई वाली टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 डिग्री का इक्वेशन बचेगा ना, और वो 1 डिग्री का इक्वेशन क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगा, और वो A और C से गुजर रहा है, कैसे का इक्वेशन हो जाएगा इसी को। तो चेक कर लो L1 इंटू L2, पहले एक्स वाला टर्म देखो,
x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर कट जाएगा क्या? अरे भैया यहाँ भी 2x स्क्वायर आएगा, इसमें भी 2x स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस का साइन है, तो x स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। y स्क्वायर वाली टर्म देखो कौन कौन है, L1 L2 3y इंटू y, 3y स्क्वायर, y इंटू 3y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब xy वाली टर्म देखो, यहाँ से 2xy, यहाँ से 3xy, 5xy, 2xy प्लस 3xy 5xy, यहाँ से देखो 3xy या प्लस 2xy 5xy, कट रहा है नहीं कट रहा। अब बचेगा क्या सर, x टर्म बचेगा, y टर्म बचेगा और कांस्टेंट टर्म बचेगा। x टर्म, y टर्म और कांस्टेंट टर्म वाली सर्कल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, समझ में आ रहा है? तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट 1 डिग्री का फोटो है, 1 डिग्री का फोटो स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब वो स्ट्रेट लाइन AC ही क्यों होगा, क्योंकि इसके इक्वेशन को A और C सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो AC हो। नहीं समझ में आ रहा? अब इसमें देखो कुछ नहीं ना, बड़ा इजी है, देखो आराम से तुम इक्वेशन लिख सकते हो, इसी को तुम सॉल्व करके लिख लो ना, आराम से इक्वेशन आएगा। इसमें क्या फायदा है, A और C हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट हमारा इक्वेशन है। अच्छा उसी तरह से इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सोचो। इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, BD का डायगोनल लिखना है तो BD देखो कैसे लिखे, देखो ध्यान से देखो। AC लिखने के लिए A और C से गुजर रहा है AC, तो A किससे क्रिएट हो रहा है, L1 L4 से क्रिएट हो, मतलब AC लिखने में हमने क्या किया, D और B वाली पॉइंट यूज किया, B क्रिएट हो रहा है L1 और L2 से और D क्रिएट हो रहा है L3 L4 से। तो जब मैं AC लिख रहा हूं तो मैंने B वाली का इंटरसेक्शन यूज कर लिया और D वाली का इंटरसेक्शन यूज कर लिया, समझो एक तरह से। उसी तरह से मैं अगर BD लिखूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा, A वाली और C वाली। A किसके हेल्प से आएगा, L1 L4 और C किसके हेल्प से आएगा, L2 L3। समझ में आ रहा है क्या? इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD क्या हो जाएगा बताओ, L1 into L4 अब माइनस क्या हो जाएगा बताओ, L2 into क्या हो गया, L1 L4 हो गया ना, कहाँ गया, L1 L4 अब माइनस L2 बराबर। इस तरीके से सवाल बनाओगे ना तो बड़ा जल्दी बन जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं। लेकिन ये किसके लिए कारगर है बताओ, जब पैरेललोग्राम का डायगोनल लिखना है तब। और कितना फायदा है, हमको ना तो वर्टेक्स A निकालना पड़ा, ना C निकालना पड़ा, ना B निकालना पड़ा, ना D निकालना पड़ा। और ये हमने बनाया किसके हेल्प से, फैमिली ऑफ लाइन्स। ये बनाया हमने किसके हेल्प से, फैमिली ऑफ लाइन्स। आप निकाल लो एग्जाम्पल से, सॉल्व करके निकाल लो इसको, इस इक्वेशन में इसको सॉल्व कर लो, जरा देख लो। L1 L2 कितना है बताओ, L1 L2 कितना है बताओ, 2x plus 3y minus 1 into x plus y plus 1 minus, फिर क्या हो जाएगा बताओ, 2x plus 3y minus 5, 2x plus 3y minus 5 और into x plus y minus 1 बराबर। अब कोई कहेगा सर इसको सॉल्व करना आसान थोड़ी है सर, सबको तो मल्टीप्लाई करना होगा। अरे क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इतना तो पता ही है कि x स्क्वायर टर्म कट रहा है, y स्क्वायर टर्म कट रहा है, x y कट रहा है, तो बचेगा कौन वाला, x वाला, y वाला और कांस्टेंट। तो इसका x वाला, इसका x वाला लिख लिया ना, इसका y वाला, इसका y वाला लिखा है, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट लिखा है, बाकी सब लिखना है क्या, बाकी तो ऐसे भी कटना है। अब बुड़बक टाइप का सारा गुना करोगे तब नहीं है, सारा गुना नहीं करना, क्योंकि इनको दिखाई दिया कि x स्क्वायर जितना भी 2 डिग्री वाली सर्कल तो गायब भी हो जाएगा बेटा, सिर्फ 1 डिग्री वाला बचेगा। 1 डिग्री वाला कौन कौन बचेगा, x वाली टर्म, y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म। देखो x वाली टर्म कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया 2x into 1 2x, यहाँ से आ गया minus 2x, ये भी कटेगा क्या, अच्छा यहाँ से आ रहा है 2x into 1 2x और minus x, 2x और minus x, और यहाँ से देखो यहाँ से x बचा, ठीक है। यहाँ देखो क्या बन रहा है, minus 2x और minus 5x, minus 2x और minus 5x कितना हो जाएगा, minus 2x और minus 5x minus 7x, तो x minus 7x कितना हो गया, minus 6x।
चमका बोलो -6 अब y वाला देखो, ये y वाला इससे गुना होगा तो ये आ जाएगा +3y और ये y वाला तो 3y और -y 2y बन रहा है, बन रहा है क्या? अच्छा इधर देखो y वाला क्या आएगा -3y और -5y -8y, 2y में जाएगा -8y, तो 2y में जाएगा -8y तो +6y हो जाएगा क्या? 2y में -8y, अच्छा -6, वेरी गुड। अब बच गया कौन सा? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ से आ गया -1 और यहाँ से आ गया +5, -1 और +5, तो -1 और यहाँ से -1 और यहाँ से +5 और बाहर माइनस है तो -6 है, तो -6 बराबर 0। कितना सुंदर है, x + y + 1 बराबर 0। अरे बाबा ये कैसे हो गया? फिर राइट, ये तो गलत हो गया, कुछ गलती हुआ है। 10y 3y -y 3y -y 2y थी ना, यहाँ +10y होगा ना, अब हम भूल ही रहे, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन निकाल लो, 3x है, ये भी 8x होगा, अरे सही में, चलो 2 हटा लो, देख लो भाई गुना गलती होगा, गुना कर लोगे ना? आजा बताओ 8x + 10y - 6 कितना आ जाएगा बताओ? 2 कॉमन निकालो, 4x + 5y आ गया, बोलो सुधार लेना। उसी तरह इसको निकालोगे क्या? निकाल लोगे? आ जाएगा, बोलो आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से दूसरा निकालोगे क्या? दूसरा निकालो अपने से जल्दी से। दूसरा सॉल्व करो बेटा, दूसरा सॉल्व करो प्लीज। कितना आया? जो भी है सॉल्व कर लो। आज तुमको लगता है पूरा सॉल्व करना, पूरा मल्टीप्लाई कर लो, जैसे अच्छा लगता है। चलो आ जाओ इधर, नहीं हो रहा सब?
चलो इधर सुनो, देखो ये एक ट्रायंगल है, सुनना, ये एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है बेटा, है ना। इसके 3 साइड के इक्वेशन दिए हुए हैं, L1 बराबर 0, L2 बराबर 0 और L3 बराबर 0। ये 3 साइड का इक्वेशन दिया हुआ, सुनना ध्यान से, है ना। ये ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर निकालना। ऑर्थोसेंटर कैसे निकालेंगे बताओ। ये तीनों साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ऑर्थोसेंटर निकालना कैसे निकालेंगे। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। ऑर्थोसेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। अल्टीट्यूड हमेशा कहां से दिया जाता है, अपोजिट वर्टेक्स से। एक ये अल्टीट्यूड बना लिया, दूसरा ये बना लिया, यही वाला पॉइंट ऑर्थोसेंटर होगा क्या बताओ। ये मान लिया अपना ये बन जाएगा आपका ऑर्थोसेंटर। सुनो अभी ध्यान दो, अब ये पॉइंट निकालना है तो इसके लिए आपको ये वाली एल्टीट्यूड निकालना होगा। मान लीजिए ए है और ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो एच के लिए आपको क्या चाहिए, एडी का इक्वेशन और बी का इक्वेशन चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। तो जो सिंपल तरीका है जो आप पढ़ते हैं उस तरीके से हम बना सकते हैं। एडी का हम इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, एडी परपेंडिकुलर टू L1, अगर L1 का स्लोप 2 है तो AD का स्लोप हो जाएगा -1। और ये L2 और L3 का इक्वेशन पता है कि ये पॉइंट भी आ जाएगा, मान लिया इंटरसेक्शन से, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया आपको अल्फा बीटा आ गया। तो AD का इक्वेशन क्या होगा, पासिंग थ्रू अल्फा बीटा एंड परपेंडिकुलर टू L1। L1 का स्लोप 2 तो AD का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/2। तो इक्वेशन ऑफ AD कितना बन जाएगा आपको बताओ, पाई माइनस बीटा बराबर -1/2 x माइनस अल्फा। इस तरह से AD का इक्वेशन आ जाएगा। सिमिलरली हम B का इक्वेशन निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, पासिंग थ्रू B और परपेंडिकुलर टू L2। समझ में आ रहा है क्या। L2 का स्लोप मान लेते 3 है तो B का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/3। और L1 और L3 के इंटरसेक्शन से B का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो जैसे ये पॉइंट निकाले वैसे ये निकाल लेंगे। अब ये पॉइंट मिल गया और इस लाइन का स्लोप मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन आ जाएगा। B मिल गया और AD मिल गया, दोनों को इंटरसेक्ट करा के XY निकालेंगे, वो क्या आएगा, H आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ये तो जनरल तरीका है, ये तो सबको पता होगा। तुम नहीं बताया बात अलग है, पढ़ाई नहीं है कुछ लॉकडाउन में, ठीक है, ऑनलाइन के चक्कर में कुछ पढ़ाई नहीं, तो इस तरीके से सब लोग बना देंगे। बट मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप पॉइंट A ना निकालो और पॉइंट B ना निकालो, यूज होगा A और B, बिना A और B यूज हुए तो इक्वेशन अल्टीट्यूड आ ही नहीं सकता है। बट आपको पॉइंट A का कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है और B का कोऑर्डिनेट नहीं निकालना। विदाउट फाइंडिंग वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड ऑर्थोसेंटर ऑफ द, समझ में आ रहा है क्या। एक तो सिंपल सा तरीका लोग सब लोग वैसे बनाते हैं, A निकाल लेते हैं, B निकाल लेते हैं, AD का इक्वेशन लिख लेते हैं, B का इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन AD और B का लिखना है, बट पॉइंट A का यूज और पॉइंट B का यूज नहीं करना, मतलब वर्टिसेस नहीं निकालना। Without finding vertices, we have to find altitude. So, ऑर्थोसेंटर। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे पता है, उस सिचुएशन में हम काम करेंगे फैमिली ऑफ लाइन्स। A से 3 लाइन गुजर रहा है क्या, देखो A से 3 लाइन गुजर रहा है, L3 L2 और ये AD गुजर रहा है। अब A से 3 लाइन गुजर रहा है, इस फैमिली से 2 लाइन फिक्स पता है, L2 और L3। तो आपको AD का इक्वेशन क्या लिख सकते हो, L2 प्लस लेमडा L3 लिख सकते हो, नहीं L2 प्लस लेमडा L3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो AD का इक्वेशन। तो जब AD का इक्वेशन आप L2 प्लस लेमडा L3 लिखोगे तो इसमें अननोन क्या है बताओ, लेमडा। अब लेमडा कैसे निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप इन टर्म्स ऑफ लेमडा आएगा क्या, कैसे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बटा y। कई बार बनाया है इसे, लेमडा के टर्म में इसका स्लोप आएगा। अच्छा, और AD परपेंडिकुलर है L1 से, तो AD का स्लोप और L1 का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो AD का स्लोप में लेमडा वाला वैल्यू इन्वॉल्व होगा और L1 का स्लोप तो यूनिक होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट से -1 करेंगे तो लेमडा क्रिएट हो जाएगा, नहीं, और लेमडा क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पटक दोगे तो किसका इक्वेशन आ जाएगा, AD। अरे आ जाएगी, लेकिन क्या हम वर्टिक्स से यूज किए, लेकिन वर्टिक्स से फाइंड किए क्या, नहीं।
हमने आपको क्या बताया था, फैमिली ऑफ लाइंस में होता क्या है, पॉइंट तो यूज होगा बट बिना पॉइंट फाइंड किए आप उस पॉइंट की जगह पे क्या यूज करेंगे, उस पॉइंट से गुजरता हुआ दो फिक्स लाइन यूज करेंगे। उसी तरह से आप बी का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, ऐसा सवाल आएगा ना तो आप बना के देख सकते हो, और इसी तरीके से बना के देखो कितना जल्दी बनता है। उसी तरह से बी का इक्वेशन लिख लेंगे क्या, क्या लिखाएगा बताओ बी का इक्वेशन, L3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L, L3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L1 बराबर 0। इसका स्लोप म्यू के टर्म में आएगा और वो परपेंडिकुलर है A2 से, तो फिर B का स्लोप और A2 का स्लोप का प्रोडक्ट क्या करेंगे -1, तो वहां से म्यू आएगा, म्यू डालेंगे तो B का इक्वेशन है, B मिल गया AD मिल गया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको XY क्रिएट होगा, वो किसका कोऑर्डिनेट आएगा, H का कोऑर्डिनेट, और तो सेंटर आएगा, नहीं आएगा क्या, समझ में आ रहा बात। चलो अब हम लोग सीखेंगे कंकरेंट लाइंस, ऊपर हेडिंग को अगला टॉपिक कंकरेंट लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस में जितना यूज होने वाला चीज था सब बता दिया हमने, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस क्या होता है बेटा, कंकरेंट लाइंस का मतलब हुआ एक पॉइंट से आप कितना लेन बनाते हो बताओ, इनफाइनाइट लेन, जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस का कोई भी 3 लाइन उठा लो, वो 3 लाइन क्या होगा, कंकरेंट। कंकरेंसी के लिए हम लोग 3 ही लाइन यूज करते हैं, लिखेंगे द 3 लाइन्स आर सेड टू बी कंकरेंट इफ दे हैव पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट। देखो इफ 3 लाइन्स passing through a common point, अगर 3 लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास करता है, if 3 lines passing through a common point, then the 3 lines are said to be concurrent, are said to be concurrent. If 3 lines passing through a common point, then the 3 lines are said to be concurrent. And the point of concurrency is called, and the common point is called, sorry, and the common point is called point of concurrency. जो कॉमन पॉइंट होगा उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। बताओ मीडियन का कंकरेंसी पॉइंट क्या होगा, सेंट्रॉइड। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कंकरेंसी पॉइंट क्या होता है, इन सेंटर। अल्टीट्यूड्स का कंकरेंसी क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। एंड साइड बाइसेक्टर का कंकरेंसी क्या होता है, सर्कम सेंटर। बताया ना इस, जैसे आपने 3 लाइन बना दिया, ये 3 लाइन है, अलग अलग 3 लाइन है ना, बताओ ये तीनों एक कॉमन पॉइंट से गुजर रहा है, बताओ इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंस। जब भी कंकरेंट लाइन की बात होगी तो 3 ही लाइन आपके पास आएगी, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, बताओ पॉइंट ऑफ कंकरेंस। पॉइंट ऑफ कंकरेंस, ठीक है। तीन लाइन अगर एक पॉइंट से गुजर गया तो वो 3 लाइन को हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइन बोलेंगे, और वो कॉमन पॉइंट आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंस। जैसे मीडियन कहाँ से गुजरता है, मीडियन कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, सेंट्रॉइड पे, तो तीनों मीडियन सेंट्रॉइड पे इंटरसेक्ट करता है, इसलिए सेंट्रॉइड हो गया मीडियन का कंकरेंसी पॉइंट। अल्टीट्यूड्स के लिए बारे में बात करते हैं तो अल्टीट्यूड्स कहाँ पे मीट करता है, ऑर्थो सेंटर पे, तो अल्टीट्यूड्स का कंकरेंसी पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर का कंकरेंसी पॉइंट क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा, है ना। देखो हाउ टू चेक, हाउ टू शूट, देखो हाउ टू शूट द 3 लाइन्स, हाउ टू शूट द 3 लाइन्स, या मेथड टू
चेक ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख लो हाउ टू पुट द 3 लाइन्स L1 बराबर A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर L2 बराबर A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 एंड L3 बराबर A3x प्लस B3y प्लस C3 बराबर, ठीक है। ये 3 लाइन्स, हाउ टू शो दैट द 3 लाइन्स L1 बराबर दिस मच, L2 बराबर दिस मच, L3 बराबर दिस मच आर कनकरेंट, आर कनकरेंट। तीन तरीका है इसका। एक तरीका तो आप जानते हैं, सब लोग को पता है। एक तरीका क्या होगा बताओ, मेथड 1। ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ लग रहा है, ये तो सबको पता है कि 3 लाइन कनकरेंट होने का मतलब तीनों का एक ही कॉमन पॉइंट आना चाहिए। इसका मतलब 2 लाइन का इंटरसेक्शन से जो पॉइंट क्रिएट होगा वो तीसरे लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, ये सबसे आसान बात है। बट इससे एक को सवाल नहीं बनेगा, इससे एक भी नहीं बनेगा, समझ लो कोई फायदा नहीं इससे। तो बकवास सवाल के लिए मतलब एकदम दे देगा, जैसे लाइन दे देगा x प्लस 5 माइनस 1 बराबर 0, 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, ऐसे कुछ लाइन दे देगा, बोलेगा कनकरेंट है नहीं है दिखाओ, तो वो कर सकते। अदरवाइज अच्छा सवाल में ये नहीं लगेगा। बट है मेथड तो लिखो। मेथड 1, स्टेप 1 क्या करेंगे बताओ, स्टेप 1 क्या करेंगे बताओ, 3 में से 2 लाइन का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 लाइन्स, ठीक है। स्टेप 1, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 लाइन्स। समझ में आ रहा है कि कोई भी 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालेंगे, सही है। लेट इट अल्फा कॉमा बीटा, लेट इट अल्फा कॉमा बीटा। मान लेते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या गया बेटा, अल्फा कॉमा बीटा है। अब अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये अगर अल्फा कॉमा बीटा तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करे। कौन सा तीसरा लाइन, जिसके हेल्प से अल्फा बीटा निकाला उसको नहीं। अब मान लेते हैं L1 L2 के हेल्प से अल्फा बीटा निकाला, तो अल्फा बीटा किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, L2। अगर आप L1 L3 के हेल्प से अल्फा बीटा निकालें तो आपको L2 को सेटिस्फाई करना। अगर आप L2 L3 के हेल्प से अल्फा बीटा निकालें तो आपको L1 को सेटिस्फाई करना। समझ में आ रहा है? तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 लाइन्स, लेट इट अल्फा कॉमा बीटा। स्टेप 2, इफ अल्फा कॉमा बीटा satisfy the third line, the equation of third line, समझ में ना। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, जो तीसरा लाइन का इक्वेशन है उसका अल्फा कॉमा बीटा क्या बन जाए, रूट बन जाए। तीसरा इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसका अल्फा कॉमा बीटा क्या बन जाए बेटा, रूट बन जाए, ठीक है। मतलब अल्फा बीटा डालने से LHS बराबर क्या आ जाए, RHS। तो इफ अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन, देन the three lines L1 बराबर 0, L2 बराबर 0 एंड L3 बराबर 0 आर क्या हो जाएगा बताओ, कंकरेंट हो जाएगा। ऑर्डर बहुत बड़ा टॉपिक, कंकरेंट हो जाएगा, ठीक। हम लोग स्ट्रीट लाइन में देख रहे हैं, तो क्या बताओ, ये पहला तरीका। दूसरा जो मेथड है ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये सब लोग को पता है, सब लोग कर सकता है इससे, बट इससे सवाल अच्छा नहीं बनता, अच्छा सवाल भी फंस जाओगे आप इससे। दूसरा जो तरीका है इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइन के इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट इन्वॉल्व है ना उससे एक डिटर्मिनेंट क्रिएट करते हैं। अब तुम कहोगे सर डिटर्मिनेंट क्या होता है, अब डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तो इस पर अच्छा से कमांड आ जाएगा। नहीं जानते तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट थोड़ा सा हम सॉल्व करने के लिए बता देंगे, ठीक है। बनाते बनाते समझ में आ जाएगा कैसे होता है, क्योंकि एक्चुअली डिटरमिनेंट अभी पढ़ा आपने नहीं, 12th का टॉपिक।
स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए डिटरमिनेंट जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मेथड 2 लिखते हैं, ठीक है। मेथड दूसरा जो मेथड है, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तीनों लाइन की इक्वेशन में जितना भी कोफिशिएंट इन्वॉल्व है उससे एक डिटरमिनेंट क्रिएट करते हैं। तो पहला रो में हम यूज करेंगे पहला इक्वेशन का कोफिशिएंट दैट इज a1 b1 c1, दूसरी रो में यूज करेंगे a2 b2 c2 एंड तीसरी रो में यूज करेंगे a3 b3 c2। तो देखो इफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का डिटरमिनेंट, अगर ये सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट, ये मॉड का साइन नहीं, ठीक है, अगर ये 0 के बराबर जाए, इफ a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c2 का डिटरमिनेंट क्या जाए, 0 है। implies to the three lines L1 बराबर 0, L2 बराबर 0, सबके सवाल हम करेंगे, ठीक है, एंड L3 बराबर 0 आर कंकर। बट ये ध्यान रखना है कि इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 क्या है, लाइन के इक्वेशन में जो कोफिशिएंट, a1 पहला इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, a2 दूसरे इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, a3 तीसरे इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 b3 तीनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और c1 c2 c3 कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 है तो वो तीन लाइन कट करेगा। इसका मतलब रिवर्स क्या होगा, अगर तीन लाइन कंकरेंट है तो ये वैल्यू मस्ट है 0। यानी कि अगर आपको तीन लाइन को कंकरेंट दिखाना है तो आप ये डिटरमिनेंट 0 दिखा दीजिए तो तीन लाइन कंकरेंट हो जाए, और तीन लाइन कंकरेंट दिया है तो आप ये डिटरमिनेंट 0 लेके चलिए, समझ लो। अगर तीन लाइन कंकरेंट है तो डिटरमिनेंट 0 मस्ट हो। अगर प्रूफ करना है कि तीन लाइन कंकरेंट तो ये डिटरमिनेंट 0 बनना चाहिए। अगर ये डिटरमिनेंट 0 बनता है तो तीन लाइन कंकरेंट है, और अगर तीन लाइन कंकरेंट है तो ये डिटरमिनेंट मस्ट है, क्या होगा, 0। जो कि सवाल जो आता है वो बेसिकली तीन लाइन कंकरेंट दिया रहता है और ये डिटरमिनेंट को 0 यूज करना होता है, प्रूफ नहीं करने आता है, समझ लो। ऐसा तुमको नहीं सवाल में बोलेगा कि प्रूफ करो कि तीन लाइन कंकरेंट, ठीक। तीसरा जो मेथड है ये एकदम यूनिक तरीका है, बट ये एकदम स्पेसिफिक सवाल के लिए लगता है, सारे सवाल में नहीं लगेगा, ठीक है। तीसरा जो मेथड है वो कुछ खास सवाल में लगेगा, एकदम अलग टाइप का सवाल में लगेगा, जिसमें ये दो तरीके से आप सवाल करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, नहीं सॉल्व। एकदम स्पेसिफिक सवाल, जैसे आपको प्रूफ करने आ गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट, अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट, इस तरह का सवाल में यूज होता है, समझ। तो इस तरीका में क्या करता है, आपके पास तीन लाइन है, एक L1 एक L2 और एक, ये तीन लाइन। सुनना ध्यान से, इस लाइन में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, इस लाइन में भी कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, इस लाइन में भी कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब इसमें कुछ कांस्टेंट गुना कर दिया, अननोन कांस्टेंट, समझ लो। इसमें कुछ कांस्टेंट गुना कर दिया अननोन, इसमें कुछ कांस्टेंट गुना कर दिया अननोन, बट वो अननोन खास कांस्टेंट बन करके वो तीनों का सम 0 बना देंगे। मतलब मान लिया लेमडा 1 हम इसमें डाल दिए, लेमडा 1 को में L1 में मल्टीप्लाई कर दिए लेमडा 1 से, L2 में मल्टीप्लाई कर दिए लेमडा 2 से, और L3 में मल्टीप्लाई कर दिए लेमडा 3 से। तो लेमडा 1 L1 प्लस लेमडा 2 L2 प्लस लेमडा 3 L3 बराबर 0 फॉर सम रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा। बस वही रहो ना, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 के कोई खास वैल्यू के लिए, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 के कोई खास वैल्यू के लिए अगर लेमडा 1 L1 और प्लस लेमडा 2 L2 प्लस लेमडा 3 L3 0 हो गया तो वो तीन लाइन क्या होगा, कनेक्ट। ठीक है, लिखते हैं, अभी सवाल भी करेंगे, समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक लेमडा 1 L1 प्लस लेमडा 2 L2 प्लस लेमडा 3 L3, लेमडा 1 L1 प्लस लेमडा 2 L2 प्लस लेमडा 3 L3 बराबर 0 फॉर सम रियल वैल्यूज ऑफ
some real values of lambda 1 comma lambda 2 comma lambda, क्या कह रहा है, if lambda 1 L1 plus lambda 2 L2 plus lambda 3 L3 बराबर 0 for some real values of lambda 1 lambda 2 lambda 3, then the three lines L1 बराबर 0 कॉमा L2 बराबर 0 एंड थर्ड लाइन L3 बराबर 0 एंड थर्ड लाइन जो होगा L3 बराबर आर कंकर। ये सारे लाइन क्या होंगी बेटा? अभी सबसे पहले हम लोग इसी पे एक सवाल बना लेते हैं, उसके बाद इसमें तो बहुत सारा सवाल करेंगे, ठीक है, बट पहले हम लोग इसमें एक सवाल कर लेते हैं और थोड़ा सा हमको डिटरमिनेंट भी आपको सिखाना पड़ेगा, तभी बन पाएगा सवाल, अदरवाइज इससे कंकरेंसी वाला सवाल एक भी नहीं बनेगा। ये तो जो बनना चाहिए 2 लाइन में बनेगा, एक पन्ना, ठीक। तो पहले हम ये सवाल करते हैं, इस मेथड पे हम एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आगे भी देखेंगे। आप सबसे एक सवाल लिखिए, लुक दैट medians of triangle are concurrent. Look that median, हाँ बोलो बेटा, मैं नहीं कहता, इसका कौन सा वो नहीं कहता, सब सेक्सी पढ़ा रहे, सुन रहा था भाई, हाँ बोलो, हेलो, हाँ अभी तुमको बता रहे हैं सवाल, समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या? ये स्टेटमेंट लिख लिया, सवाल बनाओ तो समझ में आ जाएगा। आप लिखो ना, सवाल लिखो, हम सॉल्व कर रहे हैं कि समझ में आ जाएगा। लिखिए प्रूव दैट, क्या हो गया, कोई परेशानी? लिख, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। The medians of triangle are concurrent. ट्रायंगल का जो मीडियन होगा बेटा वो कंकरेंट होगा, इसको प्रूव करना है, ठीक है। चलो बनाते हैं। इस तरह का सवाल जो बनेगा ना वो तीसरा ही मेथड से बनेगा, ठीक है। अब इसमें ट्रायंगल का मीडियन कंकरेंट दिखाना, इस तरह का सवाल को हम 3-4 तरीके से करते हैं। एक तो यहाँ पे करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, एक हम सेक्शन फार्मूला से बता चुके हैं पहले ही, एक और तरीका है वेक्टर से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, वेक्टर से भी करते हैं, ठीक है। आप बोल रहा था, चलो अभी यहाँ पे हम एक ट्रायंगल क्रिएट कर लें, ठीक है। एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, सुना। अब यहाँ पे कोई वर्टेक्स हम कुछ भी थोड़ी ले लेंगे, 2 3 4 5 7 8 ऐसे करके थोड़ी बना, ठीक है, जनरलाइज होना चाहिए। तो ये वर्टेक्स हमने मान लिया x1y, ये वर्टेक्स मान लिया x2y, और ये वर्टेक्स मान लिया हमने x3, ये 3 वर्टेक्स मान लिया। अब इस ट्रायंगल का मीडियन जो है वो कंकरेंट होना है, तो मीडियन क्या होता है बेटा, इसको मिलाया, ये डी मिड पॉइंट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बताओ, x2 + x3y और y2 + y3y आ जाएगा क्या? सोचो, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, तीसरा यहाँ से ऐसे गिरा देगा, ये डी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AC का, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 + x3y और y1 + y3y आएगा क्या? बोलो आएगा। एक और मीडियन बना दिया जाए बेटा, ये एक ले लिया
इसका कोऑर्डिनेट ले लिया x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 प्लस y1 बाई 2 आ जाएगा क्या। मीडियन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, एडी का इक्वेशन लिखने के लिए ए दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से एडी लिख सकते हैं आराम से, और तो कुछ जरूरत नहीं मीडियन लिखने के लिए, है ना। तो एडी का जो इक्वेशन है उसको हम L1 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, और बी का जो इक्वेशन है उसको हम L2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और CF का जो इक्वेशन उसको हम L3 से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा था। हम लोग इक्वेशन ऑफ पहले एडी लिखते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ एडी कैसे लिखा गया, 2 पॉइंट फॉर्म से लिखा गया क्या, y माइनस y1 बराबर स्लोप क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो y2 प्लस y3 बाई 2 माइनस y1। समझ में आ रहा है क्या बोल, और डिवाइडेड बाई x2 प्लस x3 बाई 2 माइनस x1। यहाँ तक तो हमको नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा, और इंटू x माइनस x1 सही है क्या बताओ। और ऐसे हम लोग तीनों लाइन का इक्वेशन नहीं लिखेंगे, बाई सिमेट्री लिखेंगे, एक लिखेंगे बाकी दो का हम सिमेट्री लिखेंगे, तीनों लिखेंगे बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई माइनस y1, आवाज गिराना जरूरी है ना। अभी तुमको क्या लगता है, ये एलसीएम लेने के बाद 2 और 2 तो कट जाएगा, लेकिन एलसीएम लेने के क्रम में यहाँ 2y1 आ जाएगा, यहाँ 2x1 आ जाएगा, तो यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है, y3 माइनस y1 आ जाएगा, अब बटा x3 माइनस x1 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है क्या, और ये आ जाएगा x माइनस x1। चमक रहा है, कुछ गलती करके सही। अरे नमूना एलसीएम लिए थे यहाँ -2y1, तो बाई अच्छा y2 प्लस y3 माइनस 2y, हम ही गड़बड़ कर, x2 प्लस x3 माइनस 2x। अब चमका, अब सही है। ठीक है। अच्छा अब देखिए, सुनिएगा ध्यान से, आपको लगता है कि ये वाली वैल्यू y से भी गुना होगा और ये वाली वैल्यू y1 से भी गुना होगा बेटा। तो मैं गुना करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा x2 प्लस x3 माइनस 2x1 इंटू y माइनस y1 इंटू x2 प्लस x3 माइनस 2x1, सही है क्या, बराबर आ जाएगा y2 प्लस y3 माइनस 2y1 इंटू x माइनस x1 इंटू y2 प्लस y3 माइनस 2y। सही है क्या बोलो। अब सबको एक साइड ले जाओ, तो मतलब राइट साइड यू करो। तो देखो x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, y2 प्लस y3 माइनस 2y1 इंटू x दिख रहा है, बताओ, और माइनस ऑफ x2 प्लस x3 माइनस 2x1 इंटू y दिखेगा क्या बताओ, और प्लस y1 इंटू x2 प्लस x3 माइनस 2x1 और माइनस x1 y2 प्लस y3 माइनस 2y1 आएगा क्या, बराबर 0। बताओ, कुछ नहीं किया, ये वाली टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर दिया, इसको भी हमने राइट साइड, इसका नाम हमने L1 दे दिया, इसका नाम हमने क्या दे दिया। अभी तुमको लगता है कि ऐसे ऐसे हम सारा इक्वेशन लिखेंगे, नहीं, अब y सिमेट्री लिखिए, ठीक है। चलो सुन लो, पहले हम लिख लेंगे, फिर तुम भी लिख लोगे अपने से। एडी का इक्वेशन लिखने में क्या हुआ था, एडी का इक्वेशन लिखने में देखो, एडी का इक्वेशन लिखने में यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट में 2y1 घटा था और 2x1 घटा था, x वाले के साथ 2y1 घटा था और y वाले के साथ 2x1 घटा था। समझ में आ रहा है क्या। तो आपको लगता है कि बी का इक्वेशन लिखने में x के साथ 2y2 घटेगा और y के साथ 2x2 घटेगा, बाकी कांस्टेंट टर्म भी लिखा जाएगा अपने आप, है ना। तो सिमिलरली हम इक्वेशन ऑफ बी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ बी
इसका नाम हम L2 दे देंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसका नाम हम दे देंगे L2, इसका नाम हम क्या दे देंगे L2। सुनो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा x1 प्लस x3, सॉरी x के साथ y वाला आता है, तो y1 प्लस y3 माइनस 2y2 इंटू x आ जाएगा, क्या बोलो है ना, और माइनस x1 प्लस x3 माइनस 2x2 इंटू y आ जाएगा, और प्लस y1 है तो यहाँ पे आ जाएगा y2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, y1 प्लस y3 माइनस 2, सॉरी x1 प्लस x3 माइनस 2x2 और माइनस x2 y1 प्लस y3 और माइनस 2y2 आ जाएगा, क्या बोलो ये L2 का आ जाएगा, आ जाएगा जैसे L1 लिखे उसी तरह। सिमिलरली L3 का इक्वेशन लिखें, L3 का इक्वेशन ऑफ CF दैट इज ये L3 आ जाएगा बेटा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, 2/3 घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस y1 प्लस y2 माइनस 2y3 इंटू x माइनस क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इंटू y प्लस y3 x1 प्लस x2 माइनस 2x3 माइनस y3 x3 और y1 प्लस y2 माइनस 2y2 आएगा पूरा, ठीक है। तीनों क्रिएट हो गया क्या बताओ, देख लो इसे, L1 क्रिएट हो गया, L2 क्रिएट हो गया और L3 क्रिएट हो गया, क्रिएट देखो पहले जल्दी से, यहां तक समझ में आ रहा है तुम लोग बोलो। यहाँ तक सही है, बोलो पानी पड़ रहा है, कल पानी को लाइन कटा है तो आज तक लाइन नहीं आया, कल शाम को जो कटा है ना आज तक लाइन नहीं आया, सेक्टर वाला सर मेरा पूरा नहीं आ रही है, देखिए बेटा अभी देखो L1 L2 L3 लिख दिया तुमने, देखो ध्यान से थोड़ा, L1 L2 L3 लिख दिया तुमने, L1 L2 L3 लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, क्या करेंगे, हमको लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 L1 लेना है ना। आया तुमको देखो 1 इंटू L1 लिखते हैं, आप प्लस 1 इंटू L2 लिखते हैं, प्लस 1 इंटू L3 लिखते हैं, क्या इस तीनों का सम 0 आ रहा है क्या, देखो मतलब देखो L1 में भी 1 से गुना करते हैं, L2 में भी 1 से गुना करते हैं, L3 में भी 1 से गुना करते हैं। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डायरेक्टली नहीं करता, वो हिट एंड ट्रायल से निकलता है। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डायरेक्ट भी नहीं मिले, वो हिट एंड ट्रायल से मिले। हिट एंड ट्रायल में दोस्तों बात सब देखो लगाते हो, ठीक नहीं लगाते फिर सब देखो। तो तुम जरा देखो, जरा L1 में 1 से गुना कर लेते हैं, L2 में 1 से गुना कर लेते हैं और L3 में 1 से गुना करते हैं, आप तीनों को जोड़ते हैं तो देखो 0 आ रहा है। देखो जरा, देखो यार
x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखो सब में x दिख रहा है क्या? अब x का जो भी कोफिशिएंट उसको जोड़ के देखो जरा, 0 आ रहा है क्या? देखो ये y1 प्लस y2, सॉरी y1 प्लस y1, 2y1 माइनस 2y1, 0 आ गया क्या? अच्छा, y3 प्लस y3, 2y3 माइनस 2y3, 0 आ गया क्या? बोलो। अच्छा, y2 प्लस y2, 2y2 आ गया। और उसी तरह से देखो y1 प्लस y1, 2y1 आ गया क्या? तो 0 इंटू एक्स दिख रहा है क्या? 1 में L1 L2, L1 में 1 गुना किया, L2 में 1 गुना किया, L3 में 1 गुना किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 इंटू एक्स आ रहा है क्या? चमक रहा है। फिर उसी तरह से 0 इंटू वाई आ जाएगा, उस तरह से क्या आ जाएगा? 0 इंटू वाई आ जाएगा, समझ में आ रहा है? और ये फिर कांस्टेंट टर्म भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म भी क्या आ जाएगा? 0 इंटू लफड़ा प्लस 0 इंटू लफड़ा प्लस 0 क्या आ जाएगा? ओके, अब बताओ लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 क्या रहा? 1 1, समझ में आ रहा बात? आप क्या करो, L1 में 1 से गुना करो बेटा, L2 में 1 से गुना करो और L3 में 1 से गुना करो, तीनों को ऐड कर दो। समझ में आ रहा है क्या? तो सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बताओ लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 के किस वैल्यू के लिए ये सम 0 आ रहा है? 1 1 1। दैट मींस वो तीन लाइन क्या है? हमने बोला ना फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, समझ लो। इसी तरीके से एक और सवाल तुम कर लेना घर में, सीख जाओ। देखो होमवर्क नहीं भाई, छोटे क्या है? पढ़ाने वाला लड़का नहीं है, तुम पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता। ऐसे तुम लोग 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगे, पहले तो 4 घंटा पढ़ा लेते। हाँ यार, 3.5 घंटा पूरा पैक रहता। हाँ, तो ऐसे ही रहेगा। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं आता, वही 1 1 माइनस 1 ही सूट करता है। ठीक, आप चिंता नहीं करें। लेकिन तो 3 4 घंटा पढ़ेगा। अरे तो बाहर खड़ा होकर भी पढ़ेगा। 10 नहीं 10 को बाहर आता था, इतना पैक रहता था, 10 को बाहर आता। अरे ये तो कोरोना बर्बाद कर गया। तो ऐसा थोड़ी कि हम 20 को 25 को बच्चा पढ़ाया है। आए तो हिस्ट्री है, 700 800 बच्चा से कभी कम मेरा पढ़ नहीं पड़ा 2020। बच्चा 15 को बच्चे साल तक 5 को पढ़ाना। लिखिए सबसे बड़ा बैच मेरा ही बनता था, 135-40 है। एक बैच में 130-35-40 तो रहता ही था। देखो वो समय कब आएगा, कैसा बैठा ऐसे ही मेरा को बहुत बड़ा है। हम अगर 3 दिन भी बैठा नहीं, 3 फिर 4 दिन कितना बैठा? 80 बच्चा, 80 बच्चा आराम। इधर 4 इधर 2 बैठे हैं। आप मतलब बेंचवा हटाए, ये मतलब क्या करती है? 4 तो आराम से बैठ सकता है। हाँ सर, 100 हो जाएगा। 80 बच्चा अभी सब देखो क्या होता है, कैसा बड़ा लॉस हुआ है। देखो आप बड़ा था बच्चा 2 घंटा 2.5 घंटा खड़ा होकर पढ़ लेता था। अभी तो आधा घंटा के बाद कहता सर थक गए, सर छोड़ दीजिए सर। तो पहले रिजल्ट भी होता। हर एक साल कम से कम हमको लगता है 15-20 बच्चा तो निकाल ही लेता था, निकल जाता पढ़ता था उस तरह से। अब तो कहता है कि सर अब 8 स्कूलिंग खाली पढ़ाई ना सो ज़्यादा माथा खाई खराब चक्कर आता है, इसलिए ना हम चेंज कर दिए। इसलिए
जिसको पढ़ने का मैंने पढ़ो, नहीं पढ़ने का नहीं पढ़ो। बोर्ड तो सबको पढ़ना, हमको भी आराम मजे मजा है। NCERT पूरा हम बताएंगे पूरा मजे से, RD से हम पूरा बताएंगे। डेप्थ में जाने तो बच्चा थोड़ा सा दिक्कत होता है। और एक्चुअली आप लोग के साथ तो इस पर थोड़ा दिक्कत हो गया, आपने बढ़िया से पढ़ा नहीं है, आपके साथ सिस्टम का बढ़ा गया। ऐसा नहीं है, शुरू से अगर आप अच्छे से पढ़ते ना तो दिक्कत नहीं होता है। आपने पढ़ा नहीं है शुरू से, बढ़िया से पढ़ा नहीं, समय नहीं मिला, 2 महीना 3 महीना तो समय मिला, अब उसी में आदमी ढकेल रहा है कि इतना ले लो इतना ले लो इतना ले लो। बच्चा क्या करेगा? बच्चे के साथ भी मजबूरी है, 3 महीना में कहेगा सब ले लो है। सर आप पहचान हम लोग का साल दिक्कत, सर हम लोग को नहीं दिक्कत, इस दुख से समझता ही नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं, आप 12th में बढ़िया से कीजिए। 12th में आपके पास पूरा समय है, 12 महीना उसको सही से यूटिलाइज कीजिएगा, जरूर आपका अच्छा हो। ठीक है, 12 मंथ है ना, आपके पास टाइम है। और 10 महीना बहुत है, 8 महीना 10 महीना पढ़ने के लिए पढ़ने से खत्म हो जाता है सिलेबस हम लोग का। अप्रैल में स्टार्ट होगा, दिसंबर में खत्म है। 12th में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कैलकुलस है, ये 11th वाला मेजर पार्ट है। 12th में आपका टॉपिक है कोऑर्डिनेट, कैलकुलस है, वेक्टर है, 3D है, प्रोबेबिलिटी है, अलजेब्रा का 2 टॉपिक है, मैट्रिसेस। और 11th में टॉपिक बहुत बड़ा है, कोऑर्डिनेट बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। 2-3 महीना अभी तुमको हम पढ़ा रहे हैं, अभी तो बता ही रहे हैं। अभी ऐसे ऐसे अभी स्ट्रेट लाइन में भी देखो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन बचा, बहुत सा चीज़ बचा। अभी तुमको हम बताएंगे तो पता चलेगा, ऐसे तुमको थोड़ी पता है कि है क्या पढ़ना, तुमको तो भी नहीं पता है कि पढ़ना क्या है। नहीं देखा सिलेबस, एक्चुअली सिलेबस चलो ठीक है, लिख अब आगे देखो। थोड़ा डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं डिटरमिनेंट का, जिससे कि सवाल बनाने में सहूलियत हो। ठीक है, ज़्यादा उसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, जिसको डिटरमिनेंट पढ़ाना पड़ेगा। सुन लो, अभी मान लिया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 D1। सुनो, ये वाली डिटरमिनेंट आता है जिसको सबको सॉल्व करने आता है। ये तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये जानते हैं, पढ़े भी है। ये क्या होता है बताओ, A1 × D1 - C1 × D1 आता है। क्या आता है बताओ, A1 × D1 - C1 × D1 आता है क्या बताओ। जैसे मान लिया आपके पास है 2 3 - 4 5, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा बेटा, 2 × 5 - -4 × 3, ये आ जाएगा आपका 10 और प्लस 12 कितना जाएगा 22 आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। तो इससे दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर समझ लो, ठीक है, और कुछ एक ऑपरेशन जो होता है उसको समझ लेना, ठीक है, जिससे कि आपको सहूलियत हो। जैसे मान लिया आपके पास है यहाँ पे A1 B1 C1, यहाँ है A2 B2 C2, और यहाँ है A3 B3 C, ऐसा है। अब ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, अभी सिर्फ सॉल्व करने के लिए सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो, ये पहली रो है, इसको फर्स्ट रो बोलते हैं, इसको सेकंड रो बोलते हैं, इसको थर्ड रो बोलते हैं। बेसिकली देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को सकल को हम लोग रो बोलते हैं, और इस तरह से अगर लाइन क्रिएट करेंगे तो वर्टिकल बनेगा, तो वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपके पास 1 2 और 3 कॉलम है, और ये 3 रो। तो मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट होता है बेटा, वो बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है। कहने का मतलब डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या होगा, इक्वल। या तो 2 × 2 का होगा, या तो 3 × 3 का होगा, या 4 × 4 का होगा, या 5 × 5 का होगा, या n × n का होगा। बट आपके सिलेबस में मैक्सिमम जो है कितना पढ़ना, 3 × 3, 3 से ज़्यादा नहीं। अब इसमें देखो, एक वर्ड होता है, एक माइनर होता है और एक कोफैक्टर होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये देखो, ये जो एलिमेंट है ना, ये किस रो में और किस कॉलम में लाई कर रहा है बताओ। ये पहला रो पहला कॉलम में लाई कर रहा है, तो हर एक एलिमेंट का अपना पोजीशन होता है, हर एक एलिमेंट का अपना पोजीशन होता है। अगर हम इस तरह से लिखें, पहला रो का जो एलिमेंट होता है ना, उसको हम लोग लिखते हैं A11 A12 A13। इस तरह से लिखने का मतलब क्या ना, सुनो, ये 1 रो बताता है और ये कॉलम। ये A11 का मतलब हुआ, आप उस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हो
जो पहली रो और पहली कॉलम। अगर हमने A12 लिखा है इसका मतलब मैं उस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ जो पहली रो और दूसरी कॉलम है। अगर मैंने A13 का बात किया तो मैं बात कर रहा हूँ उस एलिमेंट का जो पहली रो और तीसरी कॉलम। समझ में आ रहा बात? अगर मैंने लिखा अब बताओ A33, तो इस सवाल के हिसाब से A33 कौन सा एलिमेंट है? तीसरा रो और तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है? C3 दिख रहा है क्या? तो A33 का वैल्यू क्या दिख जाएगा? C3। समझ में आ रहा बात? अगर मैं बोलूं बेटा बताओ A21 बता दो, तो आप उस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हो जो दूसरी रो और पहली कॉलम में, दूसरी रो और पहली कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? A2। तो A21 का वैल्यू आ जाएगा E। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। अगर आपको पहले पूछा बेटा बताओ A32 कौन सा एलिमेंट है? A32 दैट इज तीसरी रो और दूसरी कॉलम में, तीसरी रो और दूसरी कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? B3। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैंने लिखा बेटा A12 दैट मींस किस एलिमेंट का बात कर रहा हूँ? पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? B1। तो हर एक एलिमेंट का अपना पोजीशन होता है, हर एक एलिमेंट का अपना पोजीशन होता है और उसको जनरलाइज कैसे करते हैं सुन तो ऐसे AIJ। AIJ का मतलब हुआ द एलिमेंट विच लाइज इन ith रो एंड jth कॉलम। AIJ का मतलब क्या हुआ? वो एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम में है, मतलब ith हॉरिजॉन्टल लाइन और jth वर्टिकल लाइन पे लाइन है, दोनों का इंटरसेक्शन। अगर कोई लिखा है बेटा A41 दैट मींस मैं किस एलिमेंट की बात करूंगा? चौथा रो और पहले कॉलम वाली एलिमेंट। समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई लिखा है A44 तो इसका मतलब किसका बात हो रहा है? चौथा रो और चौथे कॉलम वाली एलिमेंट का बात हो रहा है, जो इसमें नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो हर एक एलिमेंट का पोजीशन कौन लोग जनरलाइज कैसे करते हैं बताओ? AIJ। मार्केट में कहीं AIJ लिखा हुआ है, इसका मतलब एक एलिमेंट का पोजीशन बता रहा है जो ith रो और jth कॉलम में लाइन है। ठीक है? सुनना 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 ध्यान से। अब इसमें एक वर्ड होता है, एक माइनर होता है और एक कोफैक्टर होता है। एक माइनर और कोफैक्टर होता है, समझना बात को। एक होता है माइनर और एक होता है कोफैक्टर। समझ लो थोड़ा सा। ये माइनर क्या होता है और एक वर्ड होता है कोफैक्टर। सुनना, माइनर को हम लोग लिखते हैं MIG से, माइनर को लिखते हैं हम लोग MIG से, ठीक है? और कोफैक्टर को लिखते हैं हम लोग CIG से, ठीक है? अगर तुमसे कोई पूछा है M21, इसका मतलब आप उस एलिमेंट का माइनर लिख रहे हो जो दूसरा रो पहला कॉलम में। M21 का मतलब हुआ उस एलिमेंट का माइनर जो दूसरे रो और पहले कॉलम में। अगर कोई लिख रहा है C32 दैट मींस उस एलिमेंट का कोफैक्टर लिख रहे हैं जो तीसरे रो और दूसरे कॉलम में। C मतलब कोफैक्टर, A मतलब माइनर। M33 अगर कोई लिख रहा है तो इसका मतलब माइनर पूछ रहा है उस एलिमेंट का जो तीसरे रो और तीसरे कॉलम। अगर कोई लिख रहा है C11 दैट मींस कोफैक्टर लिख रहा है उस एलिमेंट का जो पहले रो और पहले कॉलम। तो पहले माइनर समझ लो होता क्या है। माइनर हर एक एलिमेंट का होता है, ठीक है? माइनर लिखते कैसे हैं? माइनर बेसिकली वो भी एक डिटरमिनेंट है, बट एक कम ऑर्डर का होता है। अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो उसका हर एक एलिमेंट का माइनर होगा 1 क्रॉस 1 ऑर्डर। अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसका हर एक एलिमेंट का माइनर होगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। कैसे? जैसे मान लेते हैं आपको M11 का लिखना है माइनर, मतलब M11 लिखना है दैट मींस माइनर लिख रहे हैं आप पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, दैट मींस A1 का माइनर लिख रहे हैं। तो जब A1 का माइनर लिखेंगे तो A1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए। तो A1 पहली रो में आ जाए और पहली कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, मन की आंखों से हटा दीजिए। अब जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका डिटरमिनेंट करके करें तो क्या बच रहा है? B2C2 B3C3। तो ये बन गया B2C2 B3C3। इसका डिटरमिनेंट लगा दीजिए। समझ में आ रहा है क्या? अब ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे आ जाएगा? B2C3 माइनस B3C2 आ जाएगा। क्या सॉल्व करके बोलो? बोला जाएगा ऐसे, ठीक है? अब मान लेते हैं तुमको लिखना है M33 दैट मींस किस एलिमेंट का माइनर लिखना चाह रहे हो? जो तीसरे रो तीसरे कॉलम में, जो तीसरे रो तीसरे कॉलम।
समझ में आ रहा है क्या? बोलो। तो तीसरे रो और तीसरे कॉलम में तो कौन सा एलिमेंट? C3। तो इसके लिए ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या बच जाएगा? A1 B1 A2 B2 बच जाएगा क्या? बोलो बोलो। अब इसको सॉल्व कर लोगे क्या? A1 B2 माइनस A2 B1। तो क्या हर एक एलिमेंट का मैनर तुम लिख सकते हो क्या? हर एक एलिमेंट का मैनर लिख सकते हो। मान लेते हैं हम तुमको लिखना चाहते हो M23, मतलब किस एलिमेंट का मैनर लिखना चाह रहे हो? तो दूसरे रो और तीसरे कॉलम में, दूसरे रो और तीसरे कॉलम में कौन सा दिख रहा है? दूसरे रो और तीसरे कॉलम में C2 ये दिख रहा है। तो ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? A1 B1 A3 B3 बच जाएगा क्या? A1 B1 और A3 B3 बच जाएगा। बोलो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? A1 B3 माइनस A3 B1। बोलो इस तरह से हर एक एलिमेंट का माइनर लिख लोगे। तो तुम पहले सबका माइनर लिखो। एक छोटा सा सवाल देखते हैं। 2 1 3 4 3 2 1 माइनस 1 2। हर एक एलिमेंट का माइनर लिखो पहले, सबका माइनर लिखो। इसका माइनर लिखोगे M11, इसका माइनर लिखना है M12, इसका M13, M21, M22, M23, M31, M32, M3। जल्दी लिखो, लिखो तो सीखोगे। आज इसी को सीखो पहले, फिर उस पर हम सवाल करेंगे, समझ में आएगा। नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हाँ सब लिखा गया सब लोग का? देखो 2 का लिखना है, मान लेते हैं। C का जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे M11 लिखना है ना, M11 ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो बच जाएगा 6 या माइनस प्लस 2 8 हो जाएगा क्या? M12 लिखना है, मान लेते हैं। तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, 8 और माइनस 2 6 हो जाएगा क्या? बताओ। M13 लिखना है, मान लेते हैं। तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो -4 -3 -7 आ जाएगा क्या? बोलो सही सब लिख लोगे? बोलो बोलो सही है, आ जाएगा। अच्छा एक को फैक्टर होता है, सुनना,
कोफैक्टर क्या होता है सुनना, कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर ये CIJ बराबर फार्मूला होता है -1 पे पावर I प्लस के इंटू MI। I तो समझ ही रहो, रो के बारे में बताता है और J बता रहा है कॉलम। अभी देखो यहाँ पे सुना, CIJ कोफैक्टर और माइनर में एक रिलेशन होता है, कोफैक्टर और माइनर में क्या होता है रिलेशन। कोफैक्टर क्या होता है -1 पे पावर I प्लस J MIJ होता है, ठीक है याद रखना। अब सुना ये MIJ, अब ये I प्लस J दो ही बातें होगी, I प्लस J या तो इवन होगा या तो I प्लस J ऑड होगा, क्योंकि I और J रो और कॉलम की बात हो रही है, रो और कॉलम फ्रैक्शन में नहीं होता है, इंटीजर्स फॉर्म में होता है, नेचुरल फॉर्म में होता है। तो I प्लस नेचुरल क्या होगा, नेचुरल है, I नेचुरल है, J नेचुरल है, नेचुरल प्लस नेचुरल नेचुरल समझ में आ रहा है, क्योंकि I का नेचर नेचुरल है और J का नेचर नेचुरल है, क्योंकि पहला रो दूसरा रो तीसरा रो चौथा रो पांचवा रो ऐसे होता है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम। तो I और J नेचुरल है, नेचुरल प्लस नेचुरल नेचुरल होगा, दो नेचुरल का सम क्या होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड। अब अगर I प्लस J इवन है तो -1 पे इवन पावर क्या हो जाएगा प्लस, और अगर I प्लस J ऑड है तो -1 पे पावर ऑड क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब कोफैक्टर में क्या होगा, या तो माइनर के बराबर आ जाएगा या फिर कोफैक्टर माइनर का नेगेटिव आ जाएगा, समझ में आ रहा है, माइनर के नेगेटिव हो जाएगा कोफैक्टर या फिर माइनर के बराबर हो जाएगा कोफैक्टर। ऐसा कब होगा समझ में आ रहा है, अगर I प्लस J इवन होता है तो माइनर कोफैक्टर सेम हो जाएगा, और I प्लस J अगर ऑड है तो माइनर कोफैक्टर क्या हो जाएगा अपोजिट, समझ में आ रहा है। जैसे मान लेते हैं C11 तो 1 प्लस 1 2 इवन आ रहा है, तो इसका माइनर कोफैक्टर सेम हो जाएगा, दैट इज 8 ही आ जाएगा। अगर हमको लिखा है C12 अब 1 प्लस 2 3 ऑड हो रहा है, 1 प्लस 2 ऑड हो रहा है, 3 ऑड हो रहा है, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा बल्कि -6, समझ लो। अगर मान लिया हमने लिखा C13 दैट इज 1 प्लस 3 क्या हो रहा है इवन हो रहा है, 1 प्लस 3 क्या हो रहा है इवन, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। मान लेते हैं C22 लिखना है, समझ लो C22 लिखना है, तो C22 लिखना है तो इसका मतलब 2 प्लस 2 इवन है, 2 प्लस 2 4 इवन है, यानी कि माइनर और कोफैक्टर क्या होगा इसका सेम। तो C22 किस एलिमेंट की बात हो रही है, इसका, तो ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, तो ये 4 और -3 एक आ जाएगा, समझ में आ रहा है, यही माइनर होगा यही कोफैक्टर होगा। अगर मैं C32 लिख दूं बेटा, C32 मतलब किस एलिमेंट का बात हो रहा है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है -1। अब देखो ये 2 प्लस 3 क्या होता है 5 ऑड है, तो बाहर माइनस लगा देंगे इनटू, अब यहाँ पे माइनर आएगा इसका, समझ में आ रहा है क्या। अब इसका माइनर क्या होगा, ये बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया बंद हो गया, 4 और -12 4 -12 क्या हो जाएगा -1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा बात, बोलो। अब सुनना, अब डेल्टा निकालते कैसे, मान लिया हमारे पास है ले डेल्टा बराबर, सुनना डेल्टा बराबर है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा है डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ये डेल्टा का वैल्यू लिखना है, इसको हम लोग जो है ना 6 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 6 तरीके से सारा वैल्यू सेम होगा, ये प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे। होता क्या है, किसी भी डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो होता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ढालो, किसी भी डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है क्या है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का एलिमेंट और कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम होता है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम एलिमेंट इनटू कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम। जैसे अगर हम मान लेते हैं इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, सुनना एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मतलब R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं पहली रो के अलोंग, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सुनना पहली रो में कौन कौन एलिमेंट A11, तो A11 इंटू इसका कोफैक्टर दैट इज C11 प्लस A12 ये एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर प्लस A13 इंटू C13, यही डिटरमिनेंट का वैल्यू, समझ में आ रहा बात। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, मान लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, सुनना एक्सपेंडिंग अलोंग मान लेते हैं C2 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप एलिमेंट उठाएंगे C2 का,
और कोफैक्टर भी लेंगे हर एक एलिमेंट का। तो डेल्टा बराबर जाएगा C2 में एलिमेंट क्या है A12, दैट इज A12 इनटू इसका कोफैक्टर क्या होगा C12, अरे इसका कोफैक्टर ही होगा C12 प्लस एलिमेंट आएगा A22 इनटू इसका कोफैक्टर आएगा C22 बेटा, ये आएगा C2 प्लस ये एलिमेंट आएगा कौन A32 इनटू कोफैक्टर आएगा C3, यही वैल्यू ऑफ D का। समझ में आ रहा बात? मान लेते हैं हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, मान लेते हैं सपोज एक्सपेंडिंग अलोंग R3, एक्सपेंडिंग अलोंग R3, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग, अब R3 के अलोंग एक्सपेंड करना है तो R3 में एलिमेंट क्या है A31, तो इनटू इसी का कोफैक्टर प्लस A32 इनटू इसका कोफैक्टर प्लस A33 इनटू इसका कोफैक्टर, ऐसा हो। तुमको ऐसा बताया गया होगा, डिटरमिनेंट थोड़ा बहुत सॉल्व करने के लिए बताया गया होगा, हमको लगता है तुमको बताया गया होगा ऐसा, जैसे यहाँ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो ऐसे बताया गया होगा बेटा स्टार करना, इसके ऊपर प्लस लिख देना, इसके ऊपर माइनस लिख देना, इसके ऊपर प्लस, ऐसा क्यों बताया गया? अब तुमको समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, बताएगा ये प्लस माइनस, किसी भी नंबर के ऊपर प्लस माइनस का इंपॉर्टेंस क्या बता सकते हो? नहीं, प्लस माइनस का मतलब है ये प्लस माइनस साइन हो रहा है कोफैक्टर का, जिस एलिमेंट के ऊपर प्लस साइन है उस एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर सेम है, जिस एलिमेंट के ऊपर माइनस साइन है उसका माइनर कोफैक्टर अपोजिट साइन है। यहाँ देखो C1 के ऊपर प्लस है तो इसका मतलब C1 का माइनर और कोफैक्टर क्या होगा सेम। क्यों सेम होगा? क्योंकि C1 जो है वो I प्लस J करने से, C1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ऐड करने से इवन बन रहा हो। C1 पहला रो तीसरा कॉलम में 1 + 3 4 इवन आ रहा है। अब फिर यहाँ पे लिखते हैं, फिर अगर चलता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता था यार, को ऐसे लिखता है। लोग एक ही बताता है फिजिक्स में ऊपर वाला, क्योंकि उतने से एक्सपेंड का जरूरत हो जाता है। अब ये तुमको समझ में आ रहा है क्यों प्लस माइनस क्रिएट कर रहे हैं? ये प्लस माइनस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? जिस एलिमेंट के ऊपर प्लस है उसका माइनर कोफैक्टर सेम है, जिस एलिमेंट के ऊपर माइनस है उसका कोफैक्टर और माइनर एक दूसरे का अपोजिट है। अभी तुम ऐसे पढ़ता होगा, एक्सपेंड करता होगा, कैसे एक्सपेंड करता है? ऐसे एक्सपेंड करता होगा A1 इनटू, सुनना, ये बंद कर देता होगा, ये बंद कर देता होगा, तो ये लिखता होगा B2C3 और B3C3 लिखता है क्या? B2C2 B3C3। फिर यहाँ B1 के ऊपर माइनस है तो माइनस B1 लिखता था, माइनस B1 लिखता था। अब ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, A2C3 A3C, ठीक है, A2 A था, A2C2 था, ये बंद हो गया ना, ये बंद हो गया, A2C2 और फिर प्लस C1, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, A2B2 और A3B2, ऐसा होता था। अभी है क्या? देखो जरा, ये है क्या? यही तो A11 है, ये A11 है क्या? देखो जरा, और ये C11 है क्या? देखो जरा, है? और यहाँ तुम प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, तो ये A21 है, A12 है, ये क्या है? A12, और ये क्या है बताओ? ये क्या है? C12 है, और ये क्या है? A13 है, और ये क्या है? C11, ये है ना? एक्चुअली यही होता है बेटा, उसको रट लेता है लोग ना कि अच्छा ये इतना प्लस माइनस प्लस। अब समझ में आ रहा है क्यों प्लस माइनस क्रिएट कर, और हम किसी का भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई भी रो कोई भी। अब अगर मान लेते इतना नहीं, अगर चीजें समझ गए तो फिर हमको जब हमको एक्सपेंड करना होगा, सुनो, जैसे हमको मान लेते इसको एक्सपेंड करना, कैसे एक्सपेंड करना? 2 3 4 1 2 3 5 - 1 3, ऐसा है। अब हम चाहते हैं, हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं किसके लॉ? किसके लॉ में एक्सपेंड करना चाहते हैं? मान लेते हैं R3 के लॉ, एक्सपेंडिंग लॉ, एक्सपेंडिंग लॉ R3 के लॉ में एक्सपेंड करना चाहते हैं, मान लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे, ये एलिमेंट उठाए 5, अब 5 किस रो और किस कॉलम में? ये थर्ड रो, 3 + 1 इवन है, तो इसका माइनर कोफैक्टर क्या होगा? 6। या तुम ऐसे चलो, ठीक है, समझ लो। अब यहाँ पे इसका कोफैक्टर है, तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो ये हो गया 3
3 तक होगा, 3 4 2 3 ऐसे लिखिए। अच्छा अब ये -1 लिखा है ना, ये -1 एलिमेंट लिखा है, इनटू इसका कोफैक्टर देखो, ये किस रो और किस कॉलम है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 + 2 5 ऑड आ रहा है, यानी कि माइनस में एक्स्ट्रा माइनस आएगा, क्या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पे इसका माइनस लिख दो, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, 2 4 1 3, समझ में आ रहा है। अब प्लस यहाँ लिखा 3, अब इसका कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर भी क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस, ये डिसाइड करना। तो 3 + 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 6, तो इवन आ रहा है, तो यानी कि 3 इसका माइनस लिख लो, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, 2 3 1 सॉल्व कर लोगे कैसे, ये हो जाएगा 5 9 - 8 1 6 - 4 3 4 - नहीं होगा, बोलो बोलो बोलो, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5 2 7 3 10 10 आ जाएगा। तुम किसी भी कॉलम के एलिमेंट एक्सपेंड कर सकते हो। अगर इतना तुमको ध्यान नहीं रखना, ये प्लस माइनस नहीं क्रिएट करना, तो तुम ऐसे ही स्टार्ट करो, कोई भी सवाल बनाते हो इसके ऊपर प्लस लिख दो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब साइन का लफड़ा खत्म हो, अब साइन का लफड़ा ही खत्म हो। अब मान लेते हैं हमको इसके अलावा एक्सपेंड करना, तो 4 लिख दी, ये पूरा बंद, ये बंद, 1 - 1 और -10 -1 और -10 -1 अब फिर यहाँ 3 के ऊपर माइनस है तो -3 लिख दिए, अब ये बंद हो गया, अब ये बंद हो गया, तो ये हो गया -2 और -15, -2 और -15 -17, समझ में आ रहा था, -2 और -17। अच्छा अब प्लस 3, ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, तो ये 4 और -3 4 - 3 4 - 3 कितना हो गया 1 तो इससे किसी आगे ये -44, ये 51 और प्लस 3, तो कितना हो गया 51 3 14 आ रहा है 10, आ रहा है ना। तो आप किसी के लोग एक्सपेंड कर लो, मान लेते इतना नहीं करना है तो सबके पहले ऊपर प्लस माइनस क्रिएट कर लो। अब ये समझ में आ रहा है ना प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, प्लस माइनस लिखने का सिग्निफिकेंस क्या है, तो उस एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर क्या है, अगर प्लस लिख रहे हैं तो उस एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर सेम है, और माइनस लिख रहे हैं इसका मतलब है उस एलिमेंट का कोफैक्टर माइनर का नहीं। किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू होता क्या है, एलिमेंट और कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम, एलिमेंट और कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एलिमेंट और कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम। जैसे मान लिया हमको इसको एक्सपेंड करना है, मान लेते हैं C2 के ना, तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू इसी का कोफैक्टर प्लस 2 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस -1 इंटू इसका एक वैल्यू। इतना ही नहीं है, इससे थोड़ी होगा, ये तो एक्सपेंड करने के लिए सीखा, इसमें कुछ ऑपरेशन होता है उसको भी हमको बताना पड़ेगा, तब जाके तुमको इससे कंकरेंसी वाला सवाल बनेगा, नहीं तो एक सवाल नहीं बनेगा, सब में लटक जाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि पूरी की पूरी डिटरमिनेंट का यूज हाँ इतना सॉल्व करना है तो फिर आसानी से हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ सॉल्व करने के लिए सीखा है, कुछ इसमें ऑपरेशन है हम बताएंगे उसको, उसके बाद हम समझ करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। बोलो हाँ बोलो हाँ क्या बोल रहा है, ठीक है बता देते समझा देते, अभी फोन करो थोड़ी देर में, ठीक है फोन को बताते हैं। अच्छा